नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। देखिए, सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। तेलंगाना में सोमवार को कैसे गरजे कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही रायतू बंधु योजना को लेकर बीआरएस को क्यों झटका लगा है, इसकी बात करेंगे। क्या बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ जा सकते हैं और क्या ओवैसी वास्तव में इन चुनाव में केसीआर का समर्थन कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। चुनाव के नतीजों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या नया दावा कर दिया है, इसकी भी चर्चा होगी। और शराबबंदी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी नई सियासी चाल चल दी है, इस पर नजर डालेंगे। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं, समझाते हैं। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मतदान होने के बाद सभी पार्टियों का ध्यान अब तेलंगाना पर है, जहां 30 नवंबर को मतदान होना है। अब सोमवार को तेलंगाना में रैलियों की भरमार रही। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने तर्कश के सारे तीर यहां छोड़ दिए हैं। अब सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने ताबड़तोड़ रैलियां की। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते तेलंगाना पहुंचे और राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस के लिए सीएम केसीआर, केटीआर और के कविता ने जनसभाओं को संबोधित किया, यानी पूरे परिवार ने, मुख्यमंत्री, उनके बेटे ने, उनकी बेटी ने। अब जरा आपको सुनवा देते हैं इन नेताओं ने एक दूसरे पर कैसे निशाना साधा है। तनाव है क्योंकि चुनाव है। अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। चाहे बीजेपी हो, चाहे बीआरएस हो, इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए है, ताकि सत्ता में रहकर इनकी पार्टियां अमीर बने, इनके नेता अमीर बने। चुनाव आने के समय पोल मैनेजमेंट का काम शुरू करते हैं। ఎన్నికల సమయంలో పోల్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రం బాగా చేస్తారు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నారు। लेकिन आपको इन्हें सिखाना पड़ेगा कि तेलंगाना की जनता बिकेगी नहीं। तेलंगाना की जनता अपने अधिकारों के लिए पहले भी लड़ी है, आज भी लड़ेगी। काफी लोग आएंगे, आपको बात बताएंगे, अलग अलग तरीके के बात बोल के आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार दिल पे हाथ रख के मेरे बहनें पर्टिकुलरली सोचे कि शादी मुबारक जैसा स्कीम कभी जिंदगी में किसी सरकार ने दिया है क्या? किसी हुकूमत ने कभी वजीफे को इतना बढ़ाने का काम किया है क्या? कभी किसी ने अपने बच्चों के वास्ते इतने अच्छे स्कूल लगाए क्या? अगर ये एक काम केसीआर के हुकूमत में हुआ है तो और क्या चाहिए। तेलंगाना में चुनाव प्रचार अब आखिरी चरण में है। मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सूबे में बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला बताया जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी भी आक्रामक प्रचार अभियान चलाकर इन दोनों पार्टियों के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि वो बहुमत भले ही हासिल ना कर सके, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा की हालत में किंग मेकर जरूर बन सकती है। देखना यह है कि उसकी उम्मीदें परवान चढ़ पाती हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर, तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले मतदान से ठीक पहले सत्तारूढ़ बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। अब चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की रायतू बंधु योजना को चालू रखने की इजाजत वापस लेने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने अपने नए आदेश में कहा है कि जब तक राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी, तब तक योजना के तहत किसी भी तरह की वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। रायतू बंधु योजना को चुनाव आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन नए आदेश के बाद सरकार किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। इसके बाद राजनीतिक दलों के बीच रायतू बंधु योजना को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। हमने तो कहा था कि आप जब ड्यू था अक्टूबर तब दे दीजिएगा, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है तब ये पाबंदी लगती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तेलंगाना हो। जानबूझ के उसको डिले किया गया, उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, जानते हुए कि हमको रोका जाएगा, फिर भी डिले किया गया। मुझे लगता है ये जो जनता के साथ जो बेइंसाफी हुई है उसको जनता का जवाब मांगेगी बीआरएस से, उनको देना पड़ेगा। हम जब सरकार बनाएंगे तो हम 15,000 रुपए तुरंत प्रभाव से डालेंगे खाते में। So Election Commission of India first gave the permission, then again Congress party went and complained, then they stopped the payment. It was a regular ongoing government program. It is not related to a party, but yet
threatened by the success of the BRS party, threatened by the love that BRS party enjoys of the farmers of Telangana. Congress party has complained and stalled the Raitu Bandhu payment, which is really unfortunate. तो तेलंगाना सरकार रैतु बंधु योजना के तहत राज्य के हर किसान के बैंक खाते में 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे ट्रांसफर करती है। यह रकम साल में 2 बार किसानों को ट्रांसफर की जाती है। इस तरह किसानों के खाते में साल भर में 10,000 रुपए जमा होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक तेलंगाना सरकार 70,000 करोड़ रुपए राज्य के किसानों के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है और करीब 60 लाख किसानों को इससे फायदा बताया जाता है। लेकिन कांग्रेस के विरोध के दूसरे कारण भी हैं। 2018 के चुनाव के दौरान भी सीएम केसीआर ने इसी तरह की योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए राज्य के लोगों के खातों में ट्रांसफर किए थे। चुनाव में बीआरएस की जीत में इसकी अहम भूमिका मानी जा रही थी। कांग्रेस इस बार यह फायदा बीआरएस को नहीं लेने देना चाहती, लेकिन पार्टी के लिए यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है। यदि किसान उसके विरोध में आ गए तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तेलंगाना चुनाव में सभी पार्टियां एक दूसरे पर मिलीभगत का आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी, बीआरएस और ओवैसी मिले हुए हैं। बीजेपी भी कांग्रेस पर बीआरएस के साथ मिलीभगत का आरोप लगाती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी हर रैली में यह कहने से नहीं चूकते कि बीआरएस और ओवैसी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि चुनाव के नतीजे चाहे कुछ भी हों, लेकिन वो बीआरएस के साथ कभी नहीं जाएंगे। ओवैसी ने भी चुनाव में बीआरएस को समर्थन देने के आरोपों से इनकार किया। अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। बीआरएस जानती है कि मोदी कभी बीआरएस को बीजेपी के आसपास भी फटकने नहीं देंगे और ये गारंटी भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। नहीं, हम लोग हमारे खिलाफ बीआरएस कैंडिडेट 9 विधानसभा पर हैं। अब जहां पर नहीं है 110 विधानसभा पर, हम आवाम से ये गुजारिश किए हैं कि आप दोबारा मामू को तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनाइए। तो हम तो मुकाबला कर रहे हैं, वो हमसे मुकाबला कर रहे हैं। सिटिंग एमएलए हैं उनके जहां पर हमारे कैंडिडेट्स हैं। बीआरएस और एआईएमआईएम फिलहाल ना तो एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन का। केसीआर ने कुछ महीने पहले विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम जरूर शुरू की थी, लेकिन आगे चलकर वो इसमें पीछे छूट गए। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों उन पर निशाना साधती है। ये पार्टियां बीआरएस और एआईएमआईएम पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि खुद ओवैसी कई बार वोटर्स से केसीआर को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर चुके हैं। देखिए, 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान के बाद कयास लग रहे हैं कि सूबे में हुई बम्पर वोटिंग का किसे फायदा होगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसको लेकर बड़ा दावा किया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है। राज्य में सभी तबके के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और बम्पर वोटिंग इसी का परिणाम है। गहलोत ने यह भी कहा कि 5 साल सरकार चलाने के बाद भी कांग्रेस के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और पार्टी एक बार फिर से बहुमत हासिल करेगी। सुनवाते हैं आपको अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। एक तो सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे डिस्कशन के अंदर कि राजस्थान वो राज्य है, पहला देख रहे हैं हम लोग, ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव के अंदर सब लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं है। 2 पॉइंट कॉमन थे पूरे प्रदेश के अंदर और लगातार थे। तो मैं कई डिस्कशन सुनता हूँ, वो बोलते हैं अब कई राज्यों में जाते हैं, ऐसी चीज़ें हमने कहीं देखी नहीं जब मुख्यमंत्री पॉपुलरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हों, सर्वे भी और एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो। 2 ही फैक्टर हमारे पक्ष में जाते हैं, फिर सरकार क्यों नहीं बनेगी। देखिए, राजस्थान के चुनावी इतिहास में जब भी ज्यादा वोटिंग हुई है, इसका फायदा बीजेपी को मिला है और इस बार हालात थोड़े अलग है। सबसे ज्यादा वोटिंग आदिवासी इलाकों में हुई है, जिसे कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। दूसरी ओर सूबे में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा भी रही है। इसलिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया दावा कर रही हैं कि नतीजे के दिन गहलोत को करंट लग जाएगा। अब देखना यह है कि 3 दिसंबर को किसके दावे सच होते हैं। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण के बाद अब उन्होंने शराबबंदी का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। नीतीश ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी काफी बेहतर तरीके से चल रही है। यह निर्णय आधी आबादी यानी महिलाओं की मांग पर की गई थी, लेकिन अब यह जरूरी हो गया कि अप्रैल 2016 से बिहार में लागू शराबबंदी के पक्ष में कितने लोग हैं, उनका सर्वेक्षण कराकर एक आंकड़ा जनता के सामने रखा जाए। नीतीश ने संबंधित विभाग को सर्वेक्षण कराने का निर्देश जारी किया है। सुनिए। हम तो यही चाहते हैं
कि आप जरा ठीक ढंग से शराबबंदी का सर्वेक्षण करें। अब अभी तो पिछली बार कर दिए थे, तो लिमिटेड एरिया का टेस्ट करके आप लोग बोल देते हैं कितना हो गया। हम तो चाहते हैं कि अब देखिए ना भाई, इस बार हम कैसे किए, जाति आधारित गणना कराए ना, एक एक घर में न कराए, और सब लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन हम लोगों ने किया, सब कुछ किया। तो हम तो कहेंगे कि आप एक एक घर में जाकर के मेरा प्लीज शराबबंदी के बारे में पूछिए, लोगों की क्या राय है। तो पिछले दिनों जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति की आलोचना भी हो रही है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद विपक्ष शराबबंदी को असफल बताने के साथ साथ प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप लगा रहा है। जाहिर सी बात है, मिले होंगे तभी तो शराब मिल भी रहा है। कौन लोग ला रहे हैं और कहां से ला रहे हैं, ये सवाल तो है ही। तो शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार ने आधी आबादी के हित को ध्यान में रखकर किया था, पर इसके पीछे वोट की भी राजनीति थी। साइकिल योजना, पोशाक योजना की तरह ही शराबबंदी भी महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। अब इसका फायदा नीतीश कुमार को चुनाव में मिला। अब सर्वेक्षण के जरिए इस बार नीतीश कुमार के निशाने पर आधी आबादी के वोट के साथ विपक्ष को आईना दिखाना भी है, लेकिन कामयाब हो पाएंगे क्या, सवाल ये है। चलिए अब चलते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नतीजे 2018 की तरह आने की संभावना है। बीजेपी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला बेहद करीबी है। इन दावों के बीच सभी दलों की निगाहें कुछ निर्दलीय और छोटे दल के नेताओं पर टिक गई हैं, जो चुनाव के बाद किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तो बीजेपी को 109 और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। एमपी में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की दरकार होती है। ऐसे में किंग मेकर की भूमिका में निर्दलीय, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। इस बार भी निर्दलीय और छोटे दलों के साथ 8 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके जीतने की संभावना है। इनमें मैहर से नारायण त्रिपाठी, बुरहानपुर से हर्ष सिंह चौहान, अलोट से प्रेमचंद गुड्डू, महू से अंतर सिंह दरबार और सीधी से केदारनाथ शुक्ला प्रमुख हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अभी से उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, मतलब खुद पर भरोसा नहीं है। इन पार्टियों को अंदेशा है कि यदि नतीजे 2018 की तरह आ गए तो ये नेता सरकार बनाने में उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर से राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब सियासत की नजरें 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं। सूबे में बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को लेकर सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की चिंता बढ़ती हुई नजर आती है। इसकी वजह नागौर जिले की खिंवसर सीट पर वोटिंग परसेंटेज कम होना है। इसके कारण बेनीवाल के चेहरे पर शिकन दिखाई दे रही है। फायर ब्रांड नेता के रूप में मशहूर बेनीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के दावे किए थे, लेकिन कम वोटिंग प्रतिशत होने के कारण खिंवसर विधानसभा सीट फंसती दिखाई दे रही है। यहां से खुद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मैदान में है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवत राम डांगा और कांग्रेस से तेजपाल मिर्धा हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल त्रिकोणीय मुकाबले में करीब 25,000 वोटों से जीत गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन कर वो सांसद बन गए। पिछली बार खिंवसर विधानसभा के उपचुनाव में नारायण बेनीवाल, जो हनुमान बेनीवाल के भाई हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा को हराकर चुनाव जीत लिया। लेकिन इस बार आरएलपी का ना तो कांग्रेस के साथ गठबंधन है और ना ही बीजेपी के साथ। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार हनुमान बेनीवाल की लड़ाई अपने दम पर है। तो चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक और मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत नमस्कार।